नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे, आईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे। आज जो रिमेनिंग पार्ट है रेजोनेंस में हम लोग उसके डिफिनीशन पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस। जैसे हम लोग रेजोनेंस में पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से पहले जो कैपेसिटर जो सर्किट होती है वो किस तरह से बिहेव करती है, इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट की तरह। रेजोनेंस के पॉइंट पर मतलब एट द रेजोनेंस पॉइंट पर जो इम्पीडेंस होता है या सर्किट होती है वो रेजिस्टिव सर्किट होती है, और रेजोनेंस सर्किट के बाद वो इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप देखेंगे कि f = 0 पर मतलब फ्रीक्वेंसी, ये आपका फ्रीक्वेंसी का लाइन है और ये एक्स मतलब रिएक्टेंस का या इम्पीडेंस का पॉइंट है। f = 0 पर एक्सी की वैल्यू क्या होगी, एक्सी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी क्योंकि 1/2 fc होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 0 होता है तो पूरी क्या होगी, ये सर्किट जो होगी वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या है, जो J = उस समय क्या होगा, J = XC होता है माइनस XC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या कितने डिग्री पाएगा, 90 डिग्री पर बिहेव करेगा। ठीक है, तो 90 डिग्री पर बिहेव करेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री हमने लिख लिया। अब और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और आप जैसे जैसे हम ऐसे बोलना चाहिए Z = -90 डिग्री, तो ये आपका Z = -90 डिग्री। जैसे से और आप आगे बढ़ेंगे तो इम्पीडेंस की वैल्यू जो एंगल होता जाएगा वो 90 से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि Z = होता है R + J XL - XC। तो यहाँ पर क्या हो गया, XC की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसलिए R की वैल्यू उसमें आती जाएगी। R जैसे ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, जो 90 डिग्री है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और इम्पीडेंस भी आपकी क्या होती जाती है। उस समय अगर आप ग्राफ आपको याद होगा तो जेड की वैल्यू कैसे होती है, ऐसे चलती थी, ये जेड की वैल्यू है। तो जैसे से अब जेड की वैल्यू कम होती जाएगी और एंगल भी क्या हो जाता है, मतलब बदलता जाएगा। ये एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं। अब क्या होगा, जेड एफ आर पर क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल क्या होगा, भी और आई के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने 0 लिख लिया। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो एक्सएल की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सएल एक्सी बराबर हो जाएंगे। आगे बढ़ने पर क्या हो जाएगी, एक्सी की वैल्यू और कम होती जाएगी, जो पहले कम थी यहाँ से कम होते हुए यहाँ आई, यहाँ पर 0 हो गई, 0 से क्या हो जाएगी और कम होती जाएगी, मतलब फिर नेगेटिव में जाएगी। और नेगेटिव का मतलब क्या है, नहीं नेगेटिव में नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर एक्सएल एक्सी बराबर होंगे तब 0 होगा, मतलब एक्सएल एक्सी 0 नहीं हुआ है, एक्सएल और एक्सी की वैल्यू जैसे इसकी हम बात कर, फिर से ऐसे समझते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, एक्सएल की वैल्यू 4 ओम हो गया और एक्सी की वैल्यू भी 4 ओम हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगी, एक्सी की वैल्यू 4 ओम से भी कम होने लगेगा, मतलब 3.5 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो गया, एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.5 मतलब बढ़ जाएगा। अब वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आर में ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, और मतलब एंगल कुछ 0 से बढ़ेगा। ठीक है, और जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, उस समय क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे एक्सएल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो पूरी सर्किट किस तरह से, और ये एक्सी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पूरी इस इनफाइनाइट में अगर रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो भी इनफाइनाइट आएगी, तो उस समय जो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो उसके एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, इसको हम यहाँ पर भी दिखाए हैं, हमने लिखा बिलो एफ आर, मतलब इससे नीचे जब चलेंगे, यहाँ पर नहीं, इसके नीचे, इस पूरे लाइन को अगर देखेंगे तो इस समय क्या कर रहा है, करंट किस तरह से बिहेव करेगा, कैपेसिटिव सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। और कैपेसिटिव सर्किट का मतलब क्या होगा, करंट क्या करेगा, लीड करेगा। आप देख रहे हैं करंट लीड कर रहा है। यहाँ पर थीटा = 0 पर क्या करेगा, भी और आई के बीच में एंगल 0 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, भी और आई के मतलब सेम फेज में होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, आपका सर्किट क्या करेगा, करंट लैग करेगा, तो लैग करेगा मतलब आप देख रहे हैं करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। ठीक है, तो ये तीनों का क्या है, बिफोर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आफ्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और आई के बीच में जो ग्राफ हमें देखे थे, जो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या थी, ये आपका क्या था, इम्पीडेंस था, ये जेड था, ये फ्रीक्वेंसी थी। अब करंट कैसे जाएगी, गलत बना दी, सॉरी,
ये जेड ऐसा नहीं था, जेड ऐसा था, और ये जो पॉइंट था वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी एफ आर था, और इस समय जेड की वैल्यू क्या थी आपकी आर थी। ठीक है, तो करंट कैसा जाएगा, करंट आपका ऐसा जाएगा। तो ये हमने करंट को लिखा है। इसमें क्या है, अगर आप और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो एफ इक्वल टू एफ आर तब होगा जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा। एक्सएल इक्वल टू एक्सी मतलब क्या है, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा एल मतलब 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, तो वही हमने लिखा। ये इस समय क्या है, ये तब बराबर होंगे जब ये फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। वही हमने लिखा 2 पाई एफ आर इंटू एल। और एक्सी क्या होता है, 1 अपान ओमेगा सी, मतलब क्या होता है 1 अपान 2 पाई एफ इंटू सी। ये किस कंडीशन पर, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर है, तो वही लिखा 1 अपान 2 पाई एफ नॉट लिखा गया है, यहाँ पर इसको एफ आर कर लीजिए, एफ आर इंटू सी। अब यह क्या है, अगर आप ध्यान देंगे ये एफ आर और ये एफ आर क्या हो जाएगा आपका, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, या ऐसे देख लीजिए एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बचेगा 2 पाई भी क्या हो जाएगा, 2 पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या बचा आपका एल बचा, इक्वल टू क्या बचा सी। अब यहाँ से क्या एफ आर इक्वल टू अगर लिखना चाहें, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एल है तो 1 अपान एल सी हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बचेगा 2 पाई स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से एफ आर इक्वल टू अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, तो 2 पाई बाहर निकल, 2 पाई स्क्वायर था, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एल सी। तो ध्यान से देखिए यही तो लिखा गया है, एफ आर इक्वल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर एट द मतलब जब एक्सएल और एक्सी क्या होंगे, बराबर होंगे, उसके कंडीशन को रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और उसमें रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, एफ आर इक्वल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे ही याद की है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट 1 बाई एल सी। ठीक है, अब बात करते हैं रेजोनेंस कर्व की, नहीं थोड़ा सा और बात करते हैं इस पर। अब आपने देखा, इसको डिलीट करते हैं, आपने देखा यहाँ पर कि L और C की वैल्यू, L और C की वैल्यू क्या होती है, जितनी बड़ी होती जाएगी, जितनी बड़ी होती जाएगी क्या होता जाएगा, मतलब हमने बोला L और C की वैल्यू क्या कीजिए, बड़ी कीजिए। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, L और C को हम क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो एफ आर क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो ये इधर खींचेगा। इसमें हम फिगर में ये दिखाना है कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, रेजिस्टेंस अगर आप और पाएंगे एफ आर की वैल्यू 1 बाई आर हो, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, जितना बढ़ाता जाएंगे, ये क्या बढ़ाते नहीं जाएंगे, कम करते जाएंगे, सर गलत बोल रहे हैं, एफ आर की वैल्यू जितना कम करते जाएंगे ये क्या होता जाएगा, उतना पिकी होता जाएगा। और जितना ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कम करेंगे तो ये और पिकी हो जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये और पिकी हो जाएगा। और जितना रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टेंस को कितना क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये क्या होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा। तो ये क्या है, फ्लैट होने पर क्या है, आप एक निश्चित वैल्यू नहीं पाते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि ये क्या हो, जितना ज़्यादा पिकी से पिकी हो सके, अर्थात रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखेंगे, कम से कम रखेंगे। आगे और समझते हैं रेजोनेंस कर्व। तेज आपने क्या पाया, जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, मतलब जो फ्रिक्वेंसी हो जाए ये एफ आर, मतलब एफ की वैल्यू क्या हो जाए, एफ आर के बराबर हो जाए, मतलब सप्लाई फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए। यहाँ जब एफ आर लिखा हो या एफ नॉट लिखा हो, दोनों को मतलब क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। तो क्या है, अगर एफ की वैल्यू जो एफ आर के बराबर हो जाए या एफ नॉट के बराबर हो जाए, तो उस समय सर्किट किस तरह से बिहेव करेगी, रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी, जैसे हम समझा चुके हैं। अगर एफ की वैल्यू क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से बड़ी है, तो उस समय मतलब बड़ी है, तो उस समय क्या है, अगर आप देख रहे हैं उस समय एक्सी की तरफ, मतलब वो कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगी। कैपेसिटिव सर्किट की ये नहीं, इसकी बात करें, जब एफ की वैल्यू क्या है, हमने क्या बोला, एफ की वैल्यू एफ नॉट से बड़ी है, तो ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करें, मतलब ये वाली पूरी पॉइंट की बात कर रहे हैं। और जब फ्रिक्वेंसी से बड़ी हो जाएगी, अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से बड़ी हो जाएगी, उस समय वो आरएल सर्किट की तरह बिहेव करेगी, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर। अभी जो हम बोल रहे थे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बड़ा करके रखते हैं, बड़ा करने से क्या होता है, ये और पिकी होता जाता है। तो ये आपने पॉइंट कैसे पाया, तो ये हम क्वालिटी फैक्टर से पाते हैं। क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, क्वालिटी फैक्टर मतलब क्या है, आप जो फ्रीक्वेंसी पाए वो क्या है, एक क्लियर फ्रीक्वेंसी, मतलब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पाए। जैसे क्या है, अगर हमने बोला ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर ये ऐसे कर्व बना दे, रेजोनेंस कर्व हम ऐसे बना दें, ऐसे, तो यहाँ पर देखिए आप बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये होगा, तो यहाँ पर कई सारे पॉइंट है, मतलब और डीपी कर ये करते हैं। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे रेजोनेंस कर्व में कई सारे पॉइंट क्या है, कई सारे पॉइंट बराबर है, कई सारी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पर इस पर इस पर कई सारे पॉइंट क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक निश्चित एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तब मिलेगा तब जब उसकी क्वालिटी फैक्टर क्या हो, अच्छी हो। तो क्वालिटी फैक्टर अच्छा होने के मतलब क्या है, आपका जो रेजोनेंस पॉइंट हो वो क्या हो, फिक्स हो, मतलब एक पिकी पॉइंट में हो। तो पिकी पॉइंट में होने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या होना पड़ेगा, कम से कम होना पड़ेगा। देखिए हम इसका डेरिवेशन, या हम इसका वही डेरिवेशन लिखे हैं, डिफाइंड एज द मैग्निफिकेशन रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एल या सी टू सप्लाई वोल्टेज। मतलब अगर आप क्या करते हैं, ध्यान देखिए, रेजोनेंस के कंडीशन में, रेजोनेंस के कंडीशन में ये एल है, ये सी है और ये आर है। रेजोनेंस के कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाते हैं, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जब एक्सएल और एक्सी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, उस समय करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। करंट की वैल्यू मैक्सिमम होने से क्या होगा, ये क्या हो, यहाँ पर जो वोल्टेज है एक्सएल और एक्सी के क्रॉस, जो वोल्टेज है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो एक्सएल और एक्सी के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सप्लाई वोल्टेज से भी ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर यहाँ पर आप 2 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज देंगे तो यहाँ आपको 10 वोल्ट निकल जाएंगे, लेकिन रिजल्टेंट जो वोल्टेज आप देखेंगे इन तीनों के क्रॉस वोल्टेज वो क्या आएंगे, इसी के बराबर, क्योंकि ये वोल्टेज एक्सएल और एक्सी के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या होता है, आपस में क्या होता है, ये कट मरते हैं। कट क्योंकि क्यों कट मरते हैं, क्योंकि एक क्या, एक VL ऊपर होता है और VC नीचे होता है, मतलब दोनों अपोजिट पोलरिटी में होते हैं। अपोजिट पोलरिटी का मतलब क्या हो जाता है, ये दोनों आप ये वोल्टेज दोनों, मतलब VL और VC के वोल्टेज आपस में क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं या कट मरते हैं। तो जो टोटल वोल्टेज बचा वो क्या बचा, आर के क्रॉस जो वोल्टेज बचा है वही तो वोल्टेज है, वो वोल्टेज किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। वही हमने क्या कहा कि जो आपका क्वालिटी फैक्टर होता है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज या इसके क्रॉस वोल्टेज। हमने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के कंडीशन में, इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटिव इंडक्टर या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के रेशियो को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर किसको कहते हैं, एल या सी के क्रॉस वोल्टेज बटे सप्लाई वोल्टेज, मतलब कैपेसिटिव मतलब एनर्जी स्टोरेज के क्रॉस वोल्टेज के किसी एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो हमने लिखा क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू क्यू, इक्वल टू, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, VL या VC के क्रॉस वोल्टेज अपान सप्लाई वोल्टेज। इसका जो वोल्टेज आता है VL का VC, हमने क्या बोला, सप्लाई वोल्टेज से बराबर आएगा। तो क्यू की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 से ऊपर आएगी, ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए ऐसे समझिए, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज निकालेंगे क्या लिखेंगे, I इंटू एक्सएल या एक्सी। I क्या होगा, दोनों में बराबर होगा। अब क्या लिखे, I क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सएल अपान एक्सी। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल होती है। ये ओमेगा कौन सी होगी, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात होगी। यहाँ से आप लिख दीजिए एक्सएल इक्वल टू, आपने क्या लिखा, ओमेगा एल बाई आर, ये तो लगा। और फिर और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू होती है 1/LC होती है। क्यों, क्योंकि अगर आपने पाया था ओमेगा इक्वल टू 2πf लिखिए, और क्या हो गया 1/LC, और यहाँ से f इक्वल टू निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, f इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2π 1/LC।
ये तो हमने निकाला था रेजोनेंस। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 1/LC। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/LC, कहाँ गया पता नहीं, फिर से लिख लेते हैं। तो एक्सएल इक्वल टू आपने क्या बोला, ओमेगा एल लिखा है, ओमेगा एल क्या है, ये रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे 1/LC। और ये LC क्या है, बाहर है, इसको अंदर ले जाइए, अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये L अंदर गया, L और C दोनों अंदर ले जाइए तो क्या बचेगा, ये L स्क्वायर बचेगा और ये बचेगा LC। और ये जब सॉरी फिर से बोलते हैं, हमने क्या बोला 1/LC होता है, यहाँ पर फिर से रिपीट डिलीट करते हैं, इरेज ऑल। हमने बोला एक्सएल इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा एल, ओमेगा आर इंटू एल और बाई आर, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू लिखेंगे 1/LC और ये क्या बचा इंटू L/R, ये था 1/R बाहर रख दीजिए, इस L को अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, ये L स्क्वायर बचेगा और ये बचेगा LC। ये क्या हो जाएगा, ये कट मरेगा, ये L कट मरेगा, क्या बचा, फिर आगे जाएंगे तो ये बचा 1/R और ये L ऊपर रहा और C रहा, तो ये क्या आया, यही अगर आप देखेंगे तो यही तो आया 1/R अंडर रूट L/C, 1/R अंडर रूट L/C, ठीक है। तो आपको क्वालिटी फैक्टर समझ में आ गया होगा। तो हाँ, हम क्या बोल रहे थे, अगर इस क्वालिटी फैक्टर से ध्यान से देखेंगे, जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करेंगे, कम करते जाएंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे से कम करते जाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता जाएगा, पीकी होता जाएगा। तो यहीं पर हमने ये देखे, ये आप उतना ही ये क्या किया, ये पीकी होता है, और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आएगा, और रेजिस्टेंस करेंगे तो ये ऐसे बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ और समझ सकते हैं, आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन पर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, रेजोनेंस कंडीशन पर जेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिए, आप जब आर बढ़ाएंगे तो जेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये जो करंट पहले 1.4 एम्पियर था अब क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे क्योंकि जेट रेजोनेंस कंडीशन पर कुल जेट की वैल्यू आ रही होती है तो ये और नीचे आ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो ये और नीचे हो जाएगा। तो आपका जो ये आएगा तो ये जो पिकी होगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, नीचे होता जाएगा। नीचे होने के साथ साथ ये फ्लैट होने लगेगा। फ्लैट होने का अर्थ क्या मतलब हुआ कि इसकी क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए हमें रेजिस्टेंस को क्या रखना पड़ता है, कम से कम रखना चाहिए। अब बात करते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। जब आप रेजोनेंस कर्व बनाते हैं तो हमें बैंडविड्थ फाइंड आउट करना होता है। नहीं, रेजोनेंस कर्व के थ्रू हम बैंडविड्थ की फाइंड आउट करते हैं। अब बैंडविड्थ क्या होता है, जैसे आपने रेजोनेंस कर्व बनाया, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। ये तो मैक्सिमम, क्योंकि उस समय जेट की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। जब जेट की वैल्यू सबसे कम होगी तो IM क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका आप क्या कीजिए, RMS निकालिए, मतलब √2 से इस मैक्सिमम करंट को √2 से डिवाइड कर दीजिए। तो √2 से डिवाइड करेंगे तो ये करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब 0.707। मतलब ये 100 रुपया था, 100 रुपया नहीं बोलना चाहिए, 100 एम्पियर था। तो अगर उसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 70.7 हो जाएगा। ये हमने यहाँ IM लिखना चाहिए, तो 70.7। अब इसको आगे बढ़ाइए तो यहाँ पर क्या करेगा, इस रेजोनेंस कर्व पर 2 पॉइंट पर कट करेगा, एक यहाँ पर कट करेगा, ये तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी था, और यहाँ पर क्या होगा, ये मान लिया F1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं F2 मान लेते हैं। तो इस फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और इस फ्रिक्वेंसी को क्या बोलते हैं, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। फिर समझिए, ये क्या था,
अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और ये क्या था लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी में से अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस करेंगे तो यही तो निकलेगा। अगर इसमें इस F2 में से ये F1 माइनस कर दे तो क्या बचेगा, यही तो निकलेगा। तो इसी जो ये लाइन है इसी फ्रिक्वेंसी को मतलब इस फ्रिक्वेंसी इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ बोलते हैं या बैंडविड्थ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, एक ही बात है। तो ये क्या है, हमने मैक्सिमम करंट पाया, उसका आरएमएस निकाला 0.707, तो 2 पॉइंट पर कट करेगा। इसको हमने बोला F1 और इसको हमने बोला F2। F2 में से F1 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमने लिखा है फ्रिक्वेंसी रेंज बिटवीन द हाफ पावर फ्रिक्वेंसी, इसी को हाफ लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी या अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। हाफ पावर फ्रिक्वेंसी को बोलते हैं यहाँ जो पावर आती है, यहाँ जो पावर होती है, अगर यहाँ पर पावर P है तो यहाँ जो पावर निकालेंगे वो P/2 निकलेगा। अभी हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, या V इंटू आई, और या ऐसे लिख दिया P इक्वल टू ऐसे लिखे आई, क्योंकि उस समय R ही रहता है रेजोनेंस में, आई स्क्वायर इंटू आर। और जब R का क्या करेंगे, I को क्या करेंगे √2 से डिवाइड करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √2 का क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा बाई R/2 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये F1 और F2 की कंडीशन, क्योंकि करंट क्या हो जाती है 1/√2 हो जाती है, और 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो इसलिए इसको हाफ पावर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, वही एट द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर करंट क्या होगा मैक्सिमम होगा, और पावर ट्रांसफ़र क्या होगा, अब मान लिया मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू हमने क्या मान लिया P मान लिया। एट F1 F2 की बात करें उस समय पावर क्या हो जाएगा P/2 हो जाएगा, क्योंकि करंट 1/2 हुआ, और P इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर होगा। आई स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर जेट की वैल्यू क्या होती है R होती है, और जब यहाँ पर निकालेंगे तो करंट क्या हो गई 1/2 हो गई, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया आपका 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और R, तो ये पावर क्या हो गई इसकी आधी हो गई, इसलिए हमने क्या बोला हाफ पावर फ्रिक्वेंसी इसको हमने बोलते हैं। ठीक है, देखिए मेरा मकसद क्या है, हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है F2 माइनस F1 निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हमें पता है रेजोनेंस कंडीशन पर मतलब F इक्वल टू क्या होगा, जब FR होगा उस समय XL की वैल्यू क्या होगी XC के बराबर होगी, और उस समय जब आप निकालेंगे, इसको हम डिराइव भी कर चुके हैं, उस समय जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालेंगे ओमेगा R इक्वल टू क्या निकलेगा 1/√LC निकलेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर जो Z होगा वो क्या होगा आपका मिनिमम होगा। मिनिमम कितना होगा, वो R के बराबर होगा, और उस समय जो करंट होगा वो क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो हम अगर बात करें मैक्सिमम करंट मतलब आई मैक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, मतलब हम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं V मैक्स अपॉन Z। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे V मैक्स और Z की वैल्यू क्या लिखेंगे R स्क्वायर प्लस √XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इसको और XL XC की वैल्यू लिख दीजिए ω1/L इंटू 1/ω1C। ठीक है, अब देखिए लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर क्या होगा, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर उस समय पावर हाफ हो जाएगा, उस समय करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम करंट इतनी हो जाएगी, और उस समय जेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस समय जेट की वैल्यू √2R हो जाएगी। अब आप सोचेंगे जेट की वैल्यू ये कैसे आया, ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान दिए, जो आपका फ्रिक्वेंसी था यहाँ पर जेट की वैल्यू क्या थी R थी, यहाँ पर जब जेट की वैल्यू R थी, और यहाँ पर आप V इक्वल टू क्या लिखते हैं, V इक्वल टू लिखते हैं Im/Z लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले कंडीशन इस वाले पॉइंट पर बात करें उस समय Im/Z लिखते हैं, Im/Z V इक्वल टू I/R, और ये क्या है अगर इस पर इसी बात करें तो Im/2 होगा, सॉरी Im/Z लिखेंगे Im/R हो जाएगा। क्यों हो जाएगा Im/R,
Im/r, क्योंकि इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू क्या है, r है। अब यहाँ तो ये समझ में आ गया, v = ये। अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो वोल्टेज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, Im/√2 लिखेंगे। Im/√2 ये तो करंट है, और ये क्या लिखेंगे 1/z। उस समय z की वैल्यू क्या है, हमने r ले रखा है, मान लेते हैं। तो Im/√2r। तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इस समय जो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या थे, इस समय इम्पीडेंस की वैल्यू z थी, और इस समय अगर इम्पीडेंस की वैल्यू अगर देखेंगे तो √2r हो गए। तो z इक्वल टू क्या आ गया, z इक्वल टू √2r। या आप ये भी बोल सकते हैं XL माइनस XC की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, r होगी, ±r होगी। ठीक है, तो ±r होगी। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, ये आप फाइंड आउट कर लिए, Pm/2 ये z इक्वल टू √2r। अब क्या होगा, हमने बोला ये कैपेसिटिव के लिए, हाँ, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ±r। तो यहाँ पर हमें ये लिखना चाहिए था। तो कहने का अर्थ हुआ है जो एक्सल मतलब x बोले तो x का मतलब ये हुआ यहाँ पर XL माइनस XC की वैल्यू क्या होगी, आपकी r होगी। अब क्या होगा, अगर इसकी बात करें कैपेसिटर मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से पहले तो -r, और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मतलब इस वाली फ्रिक्वेंसी पर -r होगी और इस वाली फ्रिक्वेंसी पर +r होगी। ठीक है, मतलब इसकी हम बात कर रहे हैं, इस वाली की बात कर रहे हैं। अब आपने क्या लिखा, ओमेगा एल आपने क्या लिखा, -r/2l प्लस माइनस r स्क्वायर r/2l का होल स्क्वायर प्लस माइनस LC। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपने ओमेगा एल यहाँ की हम लोग बात किए। अब बात करें लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर अगर हम बात करेंगे तो सिमिलरली उसी तरह करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +-r/2l, और ये आपका इस तरह से जैसे आपने प्रीवियस में किया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अगर WH माइनस WR करेंगे, WH ओमेगा H माइनस ओमेगा R करेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, बराबर है, इन दोनों में वैल्यू ये क्या बराबर है। तो r/2l प्लस r/2l, तो r/2l और प्लस r/2l, तो अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, r/l। ये किस में आएगा, तो ये r/l आएगा, वो भी किस में आएगा, रेडियन में आएगा। और इसको जब 2 पार्ट डिवाइड कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, हर्ट्ज में बदल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।